कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहता हूं जो शायद कुछ लोगों को ऑफेंड कर दे, लेकिन ये आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी कि बड़ी बड़ी बातें करने से हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। पहले रिसेंट की कुछ न्यूज हेडलाइंस देखो। अनंत अंबानी ने लॉन्च किया है वंतारा क्रीमरी, एक प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड। A2 गिर काउ मिल्क से बनी हुई, फ्लेवर्स है मलाई कुल्फी, गुआवा चिली, फिल्टर कॉफी, केसर पेड़ा वगैरह वगैरह। भाई $90 बिलियन की वेल्थ है अंबानीज के पास और लॉन्च किया भाई साहब ने कुल्फी। लेकिन रुको, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो, यार आइसक्रीम तो अच्छी चीज है, इतनी बड़ी मार्केट है, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन बिना पूरी पिक्चर देखे इसे एंटरप्रेन्योरशिप कह देना गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ अंबानीज की बात नहीं है। आदित्य बिरला ग्रुप इंडिया के सबसे आइकॉनिक कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक, सीमेंट, टेलीकॉम, फैशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, पता नहीं क्या क्या डेकेड्स की लेगेसी है। और इनकी नेक्स्ट जनरेशन अनन्या बिरला ये क्या कर रही हैं? पहले उन्होंने लॉन्च किया कॉन्ट्राबैंड, एक परफ्यूम ब्रांड, वेरी एस्थेटिक, हैंडक्राफ्टेड खुशबू के साथ, ब्यूटीफुल पैकेजिंग, लेकिन जीरो टेक्नोलॉजी, जीरो साइंस और जीरो फ्यूचर। फिर अनन्या बिरला ने लॉन्च किया एक लिपस्टिक ब्रांड। देखो, मैं पर्सनली अनन्या बिरला को टारगेट नहीं कर रहा, वो एक इंडिविजुअल है, उनके पास अपनी चॉइसेस हैं और एंटरप्रेन्योरशिप इज जनरली एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन ये चॉइसेस, ये पैटर्न, ये मुझे बताता है कि इंडिया के बिलियनर फैमिलीज की जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी क्या सोच है अपॉर्चुनिटीज को लेकर। एक $20 बिलियन के परिवार का जवाब है परफ्यूम और लिपस्टिक। और ये सिर्फ बिरलास नहीं है, नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी फैशन और लग्जरी रिटेल को रीडिफाइन कर रही हैं। जियो वर्ल्ड प्लाजा जैसे लग्जरी मॉल में रिलायंस ब्रांड्स के थ्रू वो इंडिया में वैलेंटिनो, बैलेंसियागा, बुर्बरी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। कैंपा कोला के बिजनेस में एग्रेसिवली आगे घुस रहे हैं। लेकिन ये तो किसी और की क्रिएटिविटी है यार, किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये लोग बस डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन ले रहे हैं। हर्ष गोयंका के आरपीजी ग्रुप की नेक्स्ट जनरेशन को देख लो, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स और लाइफस्टाइल वेंचर्स, क्यूरेटेड एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, बहुत इंस्टाग्राम वर्दी लगता है, लेकिन असली वैल्यू एडिशन कहां पर है? बजाज फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन लग्जरी पोजिशनिंग और लाइफस्टाइल ब्रांडिंग में घुसी हुई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और R&D में कोई बदलाव नहीं है। तो एक बात पूरी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, इंडिया के टॉप बिजनेस फैमिलीज की नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। कुल्फी और आइसक्रीम लॉन्च कर रहे हैं, परफ्यूम ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं जैसे कॉन्ट्राबैंड, लिपस्टिक लाइंस में घुस रहे हैं, लग्जरी रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, इंपोर्टेड लग्जरी ब्रांड्स की इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। और दुनिया के दूसरे बिलियनियर्स वो क्या कर रहे हैं? इलॉन मस्क रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस ये बना रहे हैं। लैरी एलिसन के बेटे सीरियस क्लाइमेट टेक में इन्वेस्टेड हैं। रीड हॉफमैन जो को फाउंडर हैं लिंक्डइन के, वो AI और फ्यूचर ऑफ वर्क में इन्वेस्टेड हैं। चाइनीज बिलियनर्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो AI लैब्स, EV कंपनी, सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स में लगे हुए हैं। तो जो ये गैप है, ये भयानक दर्दनाक जो गैप है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्यों भारत हर बड़ी टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे रह जाता है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज के जो लीडर्स हैं, आप उनकी कभी स्पीचेस सुन लो, हमेशा एक फ्रेज बहुत कॉमन मिलेगा जो है नेशन बिल्डिंग का। पार्टनर कर रहे हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं विकसित भारत बनाने के लिए। अरे विकसित भारत तो तब बनेगा जब आप अपनी जेब भरने से फुर्सत मिलेगी आपको। लास्ट 10 सालों में इंडिया की जो टॉप बिलियनर्स की वेल्थ है वो कितनी बड़ी है, उसके नंबर्स देखते हैं। मुकेश अंबानी की वेल्थ 5 गुना हो गई, अडानी की वेल्थ 12 गुना हो गई, शिव नादर की वेल्थ 4 गुना हो गई, कुमार बिरला की 3 गुना हो गई, साइरस पूनावाला की 3 गुना हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। भारत में बिलियनर्स की जो वेल्थ है वो दुनिया के बिलियनर्स के मुकाबले 2 गुना रफ्तार से बढ़ी है। सिर्फ इंडिया के टॉप 10 बिलियनर्स की अगर कंबाइंड नेटवर्थ देखी जाए तो वो रफली 400 से $450 बिलियन की है। ये पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा है, ये बांग्लादेश और श्रीलंका की जीडीपी मिला दो उससे भी ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात तो यह है कि बीजेपी सरकार ने लास्ट 10 सालों में कॉर्पोरेट कंपनीज के जो प्रॉफिट पर टैक्स लगता था उससे बढ़ाने की बजाय कम कर दिया 30% से 24% पे। नो डाउट बड़े प्रमोटर्स की चांदी हो रही है भारत में। आखिर भाई नेशन बिल्डिंग भी तो कर रहे हैं बिग बिलियनर्स। सो फनी। वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल रहा है रेगुलेटरी कैप्चर का, लैंड एक्विजिशन का, नेचुरल रिसोर्सेज का, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का, और एक ऐसे सिस्टम का जहां जितना क्लोज पावर के साथ रहे हैं उतनी ज्यादा चीजें कैप्चर कर पाए हैं।
मुकेश अंबानी ने जियो बनाया, दैट्स जेन्युइनली बोल्ड, लेकिन जियो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्ले था, टेक्नोलॉजी इन्वेंशन नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था नो डाउट, बट कोई नई साइंस नहीं लिखी गई थी। अब अडानी को देखो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कोल, सीमेंट, पावर, ये सब क्रिटिकल है इंडिया के लिए, आई एम नॉट डिसमिसिंग इट, बट ये 20th सेंचुरी के इंफ्रास्ट्रक्चर है। अडानी ग्रुप की R&D स्पेंड क्या है? नेग्लिजिबल है एज परसेंटेज ऑफ इट्स रेवेन्यू। बिरला का R&D स्पेंड क्या है? ना के बराबर है। टाटा रिलेटिवली बेटर है, TCS, जैगुआर जैसी कंपनीज हैं, लेकिन TCS भी एसेंशियली एक ग्लोरीफाइड आउटसोर्सिंग फर्म है। सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन नहीं है, बेसिकली कोई नई इन्वेंशन नहीं है। हम सिर्फ दूसरों के कोड लिखते हैं, अपने नहीं बनाते, और यही पैटर्न नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा मैग्नीफाई हो रहा है। पेरेंट्स ने सीमेंट और टेलीकॉम में पैसा बनाया जो रिलेटिवली बोल्ड था उनके टाइम में, बच्चे वो पैसा लगा रहे हैं लिपस्टिक, परफ्यूम और कुल्फी में। हर जनरेशन के साथ एम्बिशन और श्रिंक हो रहा है, वेल्थ बढ़ रही है, विजन घट रही है, ये काफी बड़ी अलार्मिंग चीज है, और मैं बताऊंगा क्यों नंबर्स के साथ। एक देश की लॉन्ग रन ग्रोथ डिपेंड करती है इनोवेशन पे, और इनोवेशन का सबसे ऑनेस्ट मेट्रिक है R&D एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को काफी सालों से मान लो जैसे लखवा मार गया है। एक्सपेंडिचर देखो, इंडिया का 0.64% ऑफ GDP, चाइना का 2.4% ऑफ GDP, USA का 3.4% ऑफ GDP। दोस्तों, एक समय था जब चाइना को दुनिया की मास फैक्ट्री बोला जाता था। चीप चाइनीज गुड्स थे, लो क्वालिटी के थे, एक तरह से गाली समझा जाता था चाइनीज माल को। आज देखो चाइना कितने थोड़े समय में कितना हाईटेक की वैल्यू चेन में कितना ऊपर चला गया है। गाड़ियां हो या फिर चिप्स हो या फिर डिफेंस हो या फिर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग हो। साउथ कोरिया को देख लो, एक कंट्री जो 1960 में इंडिया से ज्यादा गरीब थी, उनका R&D स्पेंड आज ऑलमोस्ट 5% है अपनी GDP का। सैमसंग अकेली कंपनी इतना R&D करती है जितना इंडिया की पूरी प्राइवेट सेक्टर मिला के नहीं करती, और ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का R&D स्पेंड इंडिया में क्रिमिनली लो है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेसमैन बहुत ज्यादा सियाने हैं। अगर मुझे 35 से 40% रिटर्न ऑन कैपिटल मिल रहा हो सीमेंट और रियल एस्टेट में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मिल रहा हो, रेगुलेटरी प्रोटेक्शन के साथ मिल रहा हो, तो मैं 8 से 10 साल की अनसर्टेन R&D जर्नी क्यों करूंगा जहां फेलियर रेट 90% हो। इंडिविजुअल लेवल पे समझ आता है क्योंकि सेंसिबल है, और सिस्टमिक लेवल पे ये नेशनल सुसाइड है। लेकिन यहां पे बिलियनर्स की बात आती है, जब आपके पास इतना पैसा हो कि एक फेल्ड बेट भी आपको पर्सनली बैंकरप्ट नहीं कर सकती, तो आप R&D में इन्वेस्ट करते हो, तो आप मून शॉट्स लेते हो। यही तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कैपिटल का पॉइंट है। वो रिस्क ले सकता है जो ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं ले सकता। लेकिन हमारे अल्ट्रा HNIs क्या कर रहे हैं? वो और ज्यादा रिस्क फ्री बिजनेस ढूंढ रहे हैं। लग्जरी FMCG, हेरिटेज ब्रांड्स, रियल एस्टेट और प्रीमियम कुल्फी। एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखो, नायका। फाल्गुनी नायर ने बनाया, सेल्फ मेड है, फुल रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन नायका फंडामेंटली एक ब्यूटी रिटेल प्लेटफॉर्म है। वो कोई नई मॉलिक्यूलर डिस्कवरी नहीं कर रही, कोई नई स्किन केयर साइंस नहीं लिख रही। डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, साइंस नहीं है। कॉन्ट्रास्ट करो इसको लॉरियल के साथ। लॉरियल का एनुअल R&D बजट है रफली $1.1 बिलियन। वो एक्टिवली फार्मास्यूटिकल ग्रेड स्किन केयर रिसर्च करते हैं, उनके पास 500 से ज्यादा एक्टिव पेटेंट्स है। यही फर्क है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में और टेक्नोलॉजी कंपनी में। और जब अनन्या बिरला लिपस्टिक लॉन्च करती हैं, तो वो लॉरियल या मैक के साथ कंपीट नहीं कर रही इनोवेशन में, वो उनकी सप्लाई चेन यूज करती है, उनकी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, सिर्फ एक इंडियन प्रीमियम लेबल लगा रही हैं, और वैल्यू एडिशन मिनिमल है, एंबिशन लेवल कॉस्मेटिक है लिटरली। मैं जानता हूं यह सुनना मुश्किल है, लेकिन डेटा देखो, नैरेटिव मत देखो। 1990 में इंडिया और चाइना की पर कैपिटा इनकम रफली सिमिलर थी, लेकिन आज चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 से 6 गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चाइना ने डिसाइड किया मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनेंगे, और उन्होंने इस गोल के लिए अपना पूरा इकोसिस्टम अलाइन किया। जैक मा ने अलीबाबा बनाया, फिर एंड ग्रुप बनाया, एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जो इंडिया के पूरे बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है। रेन जेंगफी ने हुआवी बनाया, आज वो एडवांस चिप्स बना रहे हैं यूएस सैंक्शंस के बावजूद। CATL सिर्फ 14 साल पुरानी कंपनी है, आज दुनिया की नंबर 1 EV बैटरी मैन्युफैक्चरर है। BYD एक रिचार्जेबल बैटरी कंपनी से शुरू होकर आज टेस्ला को ओवरटेक कर चुकी है ग्लोबल EV सेल्स में। DJI एक चाइनीज स्टार्टअप है, आज दुनिया के 70% कंज्यूमर ड्रोन्स बनाता है। Xiaomi 2010 में फाउंड हुआ, आज एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट है। अब इंडिया में कौन है जो उसकी बराबरी कर सकता है? कोई नहीं, जेन्युइनली कोई नहीं। बाइजूस डूब गया, ओला स्ट्रगल कर रहा है, पेटीएम रेगुलेटरी क्राइसिस है, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ने खरीद लिया भाई। मतलब हमारे बेस्ट ई कॉमर्स जो कंपनी
कंपनी है उनके जो अल्टीमेट ओनर है एक अमेरिकन कॉर्पोरेशन है। जोमैटो और स्विगी फूड डिलीवरी एप्स है, यूजफुल है, लेकिन ये हुआ भी नहीं है। और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। डीप सीक एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है, एक रिलेटिवली छोटे चाइनीज लैब ने बनाया था जो प्रैक्टिकली ओवरनाइट चैट जीपीटी 4 लेवल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पूरी सिलिकॉन वैली हैरान रह गई, इंडिया में एआई रिसर्च में इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कब आएगा? हम अभी भी चैट जीपीटी सीखने में बिजी हैं। और चाइनीज बिलियनर्स का क्या एटीट्यूड था जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था? उन्हें भूख थी कुछ बड़ा करने की, अपने देश को आगे ले जाने की। जैक मा पहले गवर्नमेंट जॉब से रिजेक्ट हुए, हार्वर्ड में 10 बार रिजेक्ट हुए, केएफसी में जॉब मांगी, उधर नहीं मिली। रेन जेंगफी आर्मी इंजीनियर थे, 43 साल में हुआवी स्टार्ट किया, $5,000 के सीड कैपिटल के साथ। बीवाईडी के वैंग चुआनफू केमिस्ट्री प्रोफेसर से बैकग्राउंड से हैं, ईवी रेवोल्यूशन शुरू किया। हमारे बिलियनर्स के बच्चे वो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं और परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करते हैं। वो वॉटन से एमबीए करके आते हैं और प्रीमियम आइसक्रीम में एंटर कर जाते हैं। ये भूख मिसिंग है, क्योंकि भूख भी तभी पैदा होती है जब फेल होने का डर होता है। यही तो प्रॉब्लम है। मैं इसे सॉफ्ट लैंडिंग सिंड्रोम कहता हूं। जब आपको फेल होने का कोई डर ना हो, क्योंकि पापा का एम्पायर बैकअप में है, तो आप एक्चुअली बोल्ड बेट्स नहीं लगाते। स्किन इन द गेम नहीं है तो रियल इनोवेशन नहीं आती। कंपेयर करो इलॉन मस्क से। तो उसने पेपैल से $180 मिलियन लेके एग्जिट किया और लिटरली सारा पैसा टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दिया। 2008 में दोनों कंपनीज एक साथ फेल होने वाली थी। वो पर्सनली रुइन होने वाले थे और क्रिसमस पे उन्होंने अपने दोस्तों से पैसा उधार पे लिया। यही डर, यही एक्चुअल स्टेक है जो इनोवेशन को फ्यूल करता है। हमारे नेक्स्ट जनरेशन बिलियनर्स के लिए वो डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉन्ट्राबैंड परफ्यूम फेल भी हो गया, कोई बात नहीं, बिरला ग्रुप की जो बैलेंस शीट है वो इंटैक्ट है। कुल्फी ब्रांड नहीं चलेगा, रिलायंस को क्या फर्क पड़ता है? तो वो रिस्क फ्री, इमेज सेफ और लाइफस्टाइल एडजेसेंट बिजनेसेस चूज करते हैं, क्योंकि वो फेल नहीं हो सकते कैटास्ट्रोफिकली। इन्हें सिर्फ अच्छी मार्केटिंग चाहिए, ब्रेक थ्रू साइंस नहीं। और कल्चरली भी हमारी बिजनेस फैमिलीज में फेलियर को स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। अमेरिका में फेल्ड फाउंडर एक्सपीरियंस होता है, बैटल टेस्टेड होता है। इंडिया में ये तो वो जिसने पैसे बर्बाद किए थे ये होता है। जब तक ये कल्चर नहीं बदलेगा, बोल्ड बेट्स नहीं लगेंगे। और यहीं पे मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि इंडिया में एक बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, ग्लोबल लीडर बनेंगे, 21st सेंचुरी इंडिया के लिए है। लेकिन विश्वगुरु बनने के लिए आपको कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो दुनिया सीखना चाहती हो। आज की दुनिया में विश्वगुरु वही है जिसके पास सेमीकंडक्टर फैब्स हैं, एडवांस एआई मॉडल्स हैं, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है और फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इसरो जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास है। चंद्रयान, मंगलयान ये प्राउड मोमेंट्स हैं, लेकिन इसरो बस गवर्नमेंट फंडेड है। प्राइवेट सेक्टर इंडिया में स्पेस टेक में कहां है? स्काई रूट और अग्निकुल है कुछ जो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स हैं, लेकिन उन्हें $500 मिलियन ही कमाने के लिए एज ए एनुअल रेवेन्यू उस पर पहुंचने के लिए सिर्फ 10 साल लग जाएंगे। और स्पेसएक्स अभी $9 बिलियन अपना एनुअली अर्न कर रहा है। फार्मा में इंडिया जेनेरिक्स में काफी स्ट्रांग है, जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है। लेकिन जेनेरिक्स का मतलब समझते हो आप? हमने किसी और की रिसर्च कॉपी करके सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करी है। ओरिजिनल ड्रग डिस्कवरी इंडिया का कंट्रीब्यूशन नियर 0 है ग्लोबली। सेमीकंडक्टर्स में देख लो, इंडिया भी फैब प्लांट्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। माइक्रोन, टीएसएमसी को बुला रहा है अपने देश में, लेकिन चाइना ने ये 20 साल पहले शुरू किया हुआ है। हम तब जागते हैं जब चिड़िया सच में खेत चुग जाती है। और इस सब में प्राइवेट बिलियनर्स की कैपिटल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। एक नंदन नीलकानी है जो जेन्युइनली आधार जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना टाइम और क्रेडिबिलिटी लगाते हैं। एक अजीम प्रेम जी हैं जो $21 बिलियन फिलैंथ्रोपी में दे चुके हैं टुवर्ड्स एजुकेशन। लेकिन ये एक्सेप्शन है, कोई रूल नहीं। बाकी बिलियनर्स बस परफ्यूम, कुल्फी, लिपस्टिक, रेस्टोरेंट में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं क्लियरली ये बोलना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि कुल्फी मत बेचो, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्ट्राबैंड परफ्यूम मत यूज करो या फिर इसको मत बेचो या फिर लिपस्टिक ब्रांड मत बनाओ। ये सब लीगल है, एथिकल है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास $20 बिलियन, $80 बिलियन है और आप प्रीमियम कुल्फी और लिपस्टिक लॉन्च कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एक वर्ल्ड क्लास इंडिया का एआई लैब फंड करने की बजाय, या एक बैटरी टेक्नोलॉजी R&D सेंटर बनाने की बजाय, या फिर एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बिल्ड करने की बजाय, तो ये एम्बिशन का क्राइसिस है, कैपिटल का नहीं। कैपिटल तो बहुत है, बस एम्बिशन श्रिंक हो रहा है हर जनरेशन के साथ। इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। IIT ग्रेजुएट्स हैं, IISc रिसर्चर्स हैं, NIT डिजाइनर्स हैं, ये सब वर्ल्ड क्लास हैं। लेकिन वो टैलेंट या तो ब्रेन ड्रेन हो
जाता है, सिलिकॉन वैली, लंदन, सिंगापुर चले जाते हैं, या फिर अपने देश में अंडर यूटिलाइज रहते हैं। किसी बिजनेस फैमिली के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उनके नए परफ्यूम ब्रांड की इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी बनाने में लग जाते हैं। जब तक हमारे टॉप बिजनेस फैमिलीज का नेक्स्ट जनरेशन कॉन्ट्राबैंड और कुल्फी से आगे नहीं सोचेगा, तब तक हम बस एक बड़ी मार्केट ही बने रहेंगे, एक बड़ा कस्टमर बेस, जहां अमेरिकन एआई कंपनी सॉफ्टवेयर बेचेगी, जहां चाइनीज अपनी ईवी बेचेंगे और जहां यूरोपियन लग्जरी ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे ईशा अंबानी के थ्रू। विश्व गुरु तो नहीं, लेकिन विश्व कस्टमर जरूर बन जाएंगे। अगर अनकंफर्टेबल लगा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि लगना भी चाहिए। शेयर करो, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, और कमेंट्स में आर्ग्यू करो मुझसे, मैं डेटा के साथ वापस जवाब दूंगा। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट सत्य गुप्ता। स्टे स्मार्ट। जय हिंद।